गुड मॉर्निंग बेटा। अब अपन ट्रांजिशन एलिमेंट की नई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। प्यारे बच्चों, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों आता है कलर, वो बात सीखेंगे। तो कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है बेटा, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। जिसके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वो जनरली कलरलेस होता है, ठीक है ना। तो फॉर कलर नोट पर डालें, फॉर कलर unpaired electron is responsible. Unpaired electron is responsible. अब ये responsible अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। जो पेयर्ड है वो जनरली कलरलेस है। जैसे देख सकते हैं अपन को प्रूव कर सकते हैं, जैसे Zn2+ है बेटा, पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड 3d10 आएगा, सारे पेयर्ड है। स्कैंडियम Sc3+, इसका 3d0 मतलब इसमें डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो जनरली जिसमें पेयर्ड है हो गए सारे, वो कलरलेस है। तो अनपेयर्ड होना चाहिए, उसमें कलर आता है। कलर को एक्सप्लेन किया जाता है, जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी अपन पढ़ेंगे, बाय द सीएफटी। कलर एक आती है थ्योरी, उसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कलर एक्सप्लेन बाय द सीएफटी। सीएफटी क्या है वो बात करेंगे। तो कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह दो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन बनाता है बेटा? डी ब्लॉक के, चैप्टर नंबर 9 है। कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर कह सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सप्लेन बाय, ये डबल ऑफ है, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो 2 बार आया है बोर्ड एग्जाम में, चांस बनते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी है, डी ब्लॉक में भी है, इसलिए एक्सप्लेन बाय सीएफटी। सीएफटी की फुल फॉर्म जानते हो या जाना है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory degenerated d orbitals are split into two half, दो हाफ में जो है, जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं ना, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, वो 5 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। उसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल स्प्लिट इन द टू हाफ एंड कॉल्ड T2z के अंदर जो 5 ऑर्बिटल उसमें से आते हैं बेटा, डी एक्स वाई वाला, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, एंड इजी ऑर्बिटल्स, इजी इसके अंदर आता है डी एक्स स्क्वायर और डी वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, कॉल्ड T2z एंड इजी ऑर्बिटल्स। T2z 2 का टाइप का साइन है, ये ई और जी है बेटा, ध्यान रखना। इजी ऑर्बिटल्स, अनपेयर्ड इजी ऑर्बिटल, unpaired electron present in these cells, unpaired electron present in these orbitals absorb energy from light is energy, light energy होती है, light from visible region and jump from T2z to easy orbital, T2z to easy, इसका नाम भी डी और ये भी डी है बेटा, T2z called DD transition, small d transition।
इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर। तो डीडी ट्रांजिशन लिखना है, क्या है डायग्राम से एक बार आपको याद दिला देता हूँ। ये सब चीजें डायग्राम से समझवा देते हैं। थ्योरी लिख दीजिए, उसके बाद इसका डायग्राम बना देते हैं, उससे सारा समझ में आ जाएगा बेटा। कॉल डीडी ट्रांजिशन, डी से डी में तो कूदता है, और जब भी कहीं केमिस्ट्री में कलर की बात आती है ना, तो वहाँ ट्रांजिशन आता है, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, हायर सेल्स में जाते हैं, लोअर में जब आएंगे तो कलर आएगा ही, तो उसका जो फिर कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो डेवलप होता है बेटा। तो बच्चों कलर के लिए आपको बता देता है क्या है डायग्राम, क्या है डीडी ट्रांजिशन का, कि ये है साहब एनर्जी लेवल, आपको पता है ये है 5 और डी ऑर्बिटल्स। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है, क्वांटम केमिस्ट्री में भी आती है, वो कहती है कि जो 5 डी ऑर्बिटल है ये लिगेंड के इफेक्ट से, मान लीजिए मेटल है, चारों तरफ लिगेंड है बेटा, ये लिगेंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लिगेंड्स आर लोन पेयर डोनर। तो क्या होगा कि मेटल की एनर्जी बढ़ जाती है, जब सब तरफ से इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनर्जी बढ़ती है, तो वो फिर ज्यादा एनर्जी होती है तो स्प्लिट हो जाता है। तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल है, क्या क्या नाम होता है डी ऑर्बिटल का, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये पांचों सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल है, एनर्जी सेम है, और सेम एनर्जी ऑर्बिटल को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, डीजनरेटेड ऑर्बिटल है। ये लिगेंड के इफेक्ट से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, 3 ऑर्बिटल कम एनर्जी के हो जाते हैं, इनको T2G ऑर्बिटल्स कहते हैं, और 2 ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, इनको EG ऑर्बिटल कहते हैं। और ये जो एनर्जी डिफरेंस है बेटा, इसको क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी। क्या बोलते हो आप लोग, ट्रांजिशन मेटल्स में आएगा अपने स्प्लिटिंग एनर्जी। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है मान लीजिए, ठीक है ना, और वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम, लाइट इज एनर्जी, लाइट फ्रॉम विजिबल रीजन, विजिबल रीजन से लाइट लेकर के, विजिबल रीजन से लाइट लेकर के लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। विजिबल रीजन जिसमें लाइट दिखती है, 7 कलर्स जिसमें आते हैं, तो कहाँ से कूद जाएगा, ये यहाँ से कहाँ कूद गया, देखो ऊपर कूद गया इलेक्ट्रॉन, और नीचे 3 डब्बे खाली रह गए, T2G खाली पड़ा है नीचे, और ऊपर चला गया इलेक्ट्रॉन। तो डी से डी में तो गया है, T2G से कहाँ गया है, वो इजी में इलेक्ट्रॉन गया है। इसको केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, डीडी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं बेटा, तो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, डीडी ट्रांजिशन इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो थ्योरी है, ये स्प्लिटिंग वाले डब्बे टूटे हैं, ये कौन सी थ्योरी है, CFT सिखाती है डीडी ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन से कलर आता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, अब ऊपर तो कोई रहता नहीं, जब नीचे कूदेगा तो डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट एमिट करेगा, उसका ही सप्लीमेंट्री कलर आपको नजर आएगा। तो जहाँ अनपेड होता है वहाँ, और ये जो इसका एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं जिसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टाइटेनियम हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन। ये कॉम्प्लेक्स है, इसका वॉयलेट कलर आता है, ये वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स है बेटा, इसका एग्जाम्पल दिया जाता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी है और डी ब्लॉक एलिमेंट में भी है। तो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल ये, और जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वहाँ हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, चार्ज ट्रांसफर जहां भी होगा वहां कलर आता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। जहां अनपेड नहीं हो और पेड में भी कलर आ जाए तो वो एक्सेप्शन होगा, उसमें चार्ज ट्रांसफर होगा। तो बच्चों ये थी प्रॉपर्टी नंबर 4। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5, कंटिन्यू करते हैं अभी। हाँ बेटा, तो अगली प्रॉपर्टी कौन सी ले रहे हैं अपन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आ गए हैं, 10 प्रॉपर्टी में से 5 प्रॉपर्टी पे पहुंच चुके हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अब मैग्नेटिज्म किस में होता है, उसके लिए भी अनपेड इलेक्ट्रॉन जरूरी है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन। जो पेयर्ड होते हैं बेटा, अनपेयर्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन फील करते हैं ऐसे, और जो पेयर्ड होते हैं वो आपको पढ़ा है आपने कि वो डायमैग्नेटिक होते हैं, जबकि जिसका अनपेयर्ड होता है वो पैरामैग्नेटिज्म दिखाता है। तो ये अनपेयर्ड वाले होते हैं वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब अनपेयर्ड ही क्यों, हम बात करते हैं उसकी कि अनपेयर्ड होता है तभी वो मूव करता है इधर, पेयर्ड तो स्टेबल हो जाते हैं ना, इसलिए। तो अनपेयर्ड में क्या होता है, देयर आर 2 टाइप ऑफ मोशन,
विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें दो तरह से मोशन हो सकता है। कौन कौन से मोशन होते हैं? एक तो वो अपने एक्सिस पे घूमता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं स्पिन मोशन। क्या बोलता है? एक तो होता है स्पिन करता है ना, स्पिन होता है अपने मोशन में क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक, स्पिन इसको बोलते हैं। और एक होता है ऑर्बिटल मोशन, न्यूक्लियस के चारों तरफ जब चक्कर लगाता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन। तो दोनों मोशन के कारण मैग्नेटिज्म डेवलप होता है, एक फोर्स डेवलप होता है, उसका नाम है मैग्नेटिक मोमेंट। इसका फॉर्मूला ये म्यू इक्वल्स टू म्यू एल। एल को तो कहते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और म्यू एस को बोलते हैं आपके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू एल का अपन लिखना चाहते लिख देंगे अपन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ये ऑर्बिटल मोशन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट। और दूसरा होता है बेटा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। दोनों का सम होता है। म्यू एस क्या होता है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये हो सकता है। और इसकी यूनिट होती है, बोर ने डिस्कवर किया, बीएम, बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है, याद रखना। और तीसरा नोट पॉइंट है फॉर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द मैग्नेटिक मोमेंट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? नोट करना है, म्यू इक्वल्स टू रूट ऑफ n प्लस 2। अब मैथ्स वाले क्या करते हैं, कम पढ़ते हैं, पहले तो बात तो रिवाइज करते नहीं और यहाँ n+1 कर देते हैं। अरे n+2 है, रूट लगाना है n+2। व्हाट इज n हियर? n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल है। तो अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी से पता चलेगा कि एग्जाम में इसका यूज बहुत होता है। मैग्नेटिक मोमेंट का आता रहता है क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस में है? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा वो नोट करें और इस प्रॉपर्टी को समझें। तो बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में क्या आएगा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन का। कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr3 plus ion, ठीक है ना। Cr3 प्लस का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना, तो पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना निश्चित। तो आंसर देखिए आप, आंसर आप करते हैं अपन कि क्रोमियम, सबसे पहले तो क्रोमियम 3+ है, तो पहले क्रोमियम तो आया बेटा। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 24 का क्या है, एक्सेप्शन वाला है ये। 24 का 4 तो होता नहीं है, 5+1 3d5। सबसे पहला काम है 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने। कहाँ से करोगे भैया जी? आउटर मोस्ट ये नहीं है, पहले ये 4th सेल में से लूज करने हैं, फिर आपको 3 में से जाना है। तो ये तो इनर सेल है, ये आउटर है। ये इनर क्यों है जानते हो? 4th सेल तो बाहर ही होता नहीं है, देखो बाहर ही है। 1 2 3 4 आउटर है, ये इसको अंदर डाल दो, इसको बाहर ले जाओ। अब 3 इलेक्ट्रॉन पहले इसमें से खाली करो, एक बच्चे हुए इसमें से लेने हैं, तो यहाँ से एक चला जाएगा और 2 यहाँ से, तो ये 3d3 और 4s 0 हो जाएगा, ठीक है बेटा। और d के 5 डिब्बे हैं ही हैं, आपको बताओ ये डिब्बे का क्या है, ये d ऑर्बिटल्स, ये s का 1 अपने भरने हैं 3, 1 2 3, ये आ गए तीनों अकेले हैं, तो n की वैल्यू क्या आ गई 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो फिर फॉर्मूला आपका इंतजार कर रहा है बच्चों। क्या फॉर्मूला है बताइए जरा मुझे, फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से आता है, और वो फॉर्मूला है म्यू इक्वल्स टू रूट ऑफ n+2। ये होता है इसका फॉर्मूला। n की वैल्यू 3 है, तो आप रख दो 3 + 2bm, यही यूनिट लगाते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा आपके म्यू bm कितना आ जाएगा, 3 तो 5 से बंदा √15। अब 16 का 4 होता है तो 15 का 4 से थोड़ा कम कर दो, 3.89 के करीब। और यूनिट का लगाना बेटा bm, पीछे बोर मैग्नेटॉन। एक ट्रिक दे देता हूँ कि यदि कहीं पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए तो आंसर 1.8 bm, 2 अनपेयर्ड आ जाए तो 2.8। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यही फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा?
ये वाला फॉर्मूला, इससे आप मैग्नेटिक कौन अच्छा मैग्नेटिक है कौन नहीं है बता सकते हैं। जैसे आप जिंक का करेंगे Zn2+, ये क्या आएगा, ये मैग्नेटिक जब आया है इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक है, ये डाईमैग्नेटिक आएगा, डाईमैग्नेटिक क्यों आएगा, क्योंकि इसमें n की वैल्यू 0 आएगी, 3d10, और 3d10 का मतलब आप बताओ मुझे, 10 इलेक्ट्रॉन 3d10 का अनपेयर्ड 0 आएगा, इसमें अनपेयर्ड 0 है भैया जी, कहाँ है, 3d10 है ना, 3d10 है तो आप इसमें फिर इलेक्ट्रॉन भरो, इलेक्ट्रॉन भरोगे पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब पेड हो गए, n की वैल्यू क्या हो गई 0, सब पेड है तो n की वैल्यू 0। तो ये कैसा हुआ रे बच्चों, ये हुआ आपके डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक। तो ये ध्यान रखना बेटा, मैग्नेटिज्म आप समझा सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर के हिसाब से भी कंपाउंड 3 तरह के होते हैं, हमने भी ये सॉलिड स्टेट में पढ़ा था, फिर भी आप चाहो तो हल्के से एक बार बता दूंगा कि ये वो कौन से हैं, देखते हैं। हाँ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर के हिसाब से मैंने कहा था कंपाउंड 3 तरह के होते हैं, वैसे सॉलिड स्टेट में हल्का फुल्का बताया होगा मैंने ये, फिर भी देख लेते हैं। एक तो होता है डाईमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक वो होता है जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट क्या होती है कि नॉर्थ और साउथ पोल ले लो आप और बीच में उसको रख दो, नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक फील्ड जाता है, अट्रैक्ट होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को रिपल्शन करना है, देखो ये जो है ये फील्ड रिपेल हो रहा है, ये दूर भाग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड को जो रिपेल करते हैं ऐसे को अपन क्या कहते हैं, डाईमैग्नेटिक कंपाउंड। दोज कंपाउंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पेयर्ड, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में होते हैं, दे कैंसिल द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच अदर, वो क्या करते हैं एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप तो होता होगा अंदर, लेकिन अंदर ही अंदर कैंसिल हो जाता है, पेयर्ड होते हैं इस तरह के, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, ईच अदर एंड कॉल्ड डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। जब मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल हो जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड रहता ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड को वो रिपेल करते हैं, दे लिख सकते हैं, दे रिपेल मैग्नेटिक फील्ड, रिपेल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को धक्का मार रहा है, ऐसे दूर जा रहा है, तो वो तो होता है दुनिया का कौन सा कंपाउंड, डाईमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है ना, वो मैग्नेटिक की ओर अट्रैक्ट होता है, ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल ले लीजिए, और यहाँ आप क्या कीजिए, मैं उस सब्सटेंस को रखो, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से पास आउट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर जाता है, ये तो आपको पता है नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, तो यदि अट्रैक्ट होता है तो वो होता है पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। कौन होते हैं वो, तो इसकी डेफिनेशन बना दी अपन ने बेटा, कि दोज कंपाउंड इन विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एंड वीकली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड, थोड़े ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते, वीकली अट्रैक्ट बाय द मैग्नेटिक फील्ड, कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो कम अट्रैक्ट होते हैं, और इसमें देखना दोज कंपाउंड, इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, पहले तो मैग्नेट रख दो आप, और मैग्नेट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खींच रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर दे, वो होते हैं आपके फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से ही मैग्नेट बनती है। दोज कंपाउंड विच मोर अट्रैक्ट द टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं या मैग्नेटिक फील्ड को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, एंड शो परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और जो परमानेंट मैग्नेट बनाने में काम आता है उन कंपाउंड्स को फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड कहते हैं। इसके अंदर ही आता है आयरन, कोबाल्ट, निकल, Fe3O4। इन कंपाउंड्स की क्या बनती है बच्चों, इन कंपाउंड से मैग्नेट बनती है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, ये भी मैग्नेटिज्म शो कर रहा है, ये भी मैग्नेटिज्म शो कर रहा है, लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड हटा दो आप तो मैग्नेटिज्म फिनिश हो जाता है, जबकि इनमें परमानेंट मैग्नेटिज्म रहता है। चुंबक बनाता है ना, मैग्नेट बनाते हैं, तो दो हाई पावर मैग्नेटिक के बीच में रख दो तो मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा, और हटा लेते हैं एन और एस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी मैग्नेट हटा लेते हैं तो भी वो सब्सटेंस मैग्नेटिक बन जाता है। ऐसे कंपाउंड को अपन क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो ये एक ऐसा नॉलेज होना चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे।